ठीक है, सभी को नमस्कार। भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हमने कारस्ट स्थलाकृतियों की बात कर रहे थे पिछले क्लास के अंदर। इसमें कुछ सामान्य सी चीज़ें हमने पढ़ी कि कारस्ट स्थलाकृति किसको बोलते हैं। तो हमने ये बताया था कि जो चुनने वाले एरिया के अंदर जो स्थलाकृति होंगी, यानी चुन्ना पत्थर जो सेल होती हैं या लाइमस्टोन जो सेल होती हैं, उनके ऊपर निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हो उसको हमने क्या बोला था, कारस्ट स्थलाकृति। फिर हमने बात की थी कि ये जो कारस्ट जो नाम है वो कहाँ से लिया गया। तो हमने बता दिया एड्रियाटिक सागर का पूर्वी जो भाग है या पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया का जो क्षेत्र था, वहाँ जो चुनने वाले सेल के ऊपर जो चट्टानें थी वहाँ से इस नाम को लिया गया। इसके अलावा प्रमुखता से हमने देखा कि भी दक्षिणी फ्रांस का जो कासेस क्षेत्र है वहाँ पर बात कर सकते हो, ग्रीस के अंदर बात कर सकते हो, और अमेरिका के केंटुकी, वर्जीनिया, मिनीसोटा जो प्रांत थे वहाँ पर मुख्यतः कारस्ट जो स्थलाकृतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, या चुनने वाले एरिया वो मुख्यतः हैं। यानी ये स्थलाकृतियाँ मुख्यतः चुनना जो प्रधान एरिया होंगे वहाँ पर। फिर हमने देखा था कि कारस्ट जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके लिए आवश्यक जो दशाएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमने इस प्रकार से बात की कि जो भूमि है पूरी की पूरी वो कैसी हो, शुद्ध लाइमस्टोन चट्टान वाली हो, उसके ऊपर इस प्रकार से दरार वगैरह हो या गहरी घाटियां हो, और पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए, तो फिर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। हमने बात की थी कारस्ट स्थलाकृतियों को हम दो भागों में बांट करके अध्ययन कर रहे थे। एक आपकी अप्रदनात्मक स्थलाकृति की बात कर रहे थे और दूसरी अप्रदनात्मक और दूसरी निक्षेपणात्मक। अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों के लिए हमने बात की थी कि मुख्यतः इनका जो अप्रदन का कार्य होता है वो मुख्य किस किस रूप में होगा। तो सबसे प्रमुख हमने बात की थी घोल के रूप में, यानी घुलन क्रिया के रूप में। उसके बाद में हमने बात की थी जल गति के रूप में, और फिर अपघर्षण और सन्निघर्षण के रूप में, यानी ये कार्य अप्रदन का है वो संपादित होता है। ये बातें की। फिर हमने अप्रदन के कुछ स्थल रूपों की बात की थी, यानी अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों की बात की इस टॉपिक के अंदर। और अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों के अंदर हमने ऐसे सीखा था कि भाई एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि घुलन क्रिया के कारण सतह के ऊपर केवल लाल या मृतिका मिट्टी से दृश्य जो चीजें बच जाती है उसको हमने बोला था टेरारोसा। क्या बोला? टेरारोसा। फिर हमने बताया था कि घोल रंध्र से विभिन्न जो स्वरूप बनते हैं उनकी बात की थी। सबसे छोटे छोटे इस प्रकार से थे जिसको हमने कहा था घोल छिद्र। फिर घोल छिद्र से बड़ा होकर के हमने बता दिया घोल रंध्र। घोल रंध्र से और बड़े हो गए एक तरह से उसको हमने बोल दिया विलयन रंध्र। फिर उससे बड़े हो गए तो उसको हमने एक तरह से बोल दिया डोलाइन। क्या बोला? डोलाइन। हाँ, और डोलाइन से बड़ा हो गया उसको हमने बोल दिया युवाला, और उससे बड़ा था उसको पोल्जे। ठीक है। फिर हमने बात की कि भाई यहाँ पर अगर पूरी की पूरी अगर सतह बहुत सारे असंख्य अगर घोल छिद्र होते हैं, अगर वो पूरी सतह ध्वस्त हो जाती है तो उसको हमने बोला था घोल पटल। क्या बोला? घोल पटल। इसी प्रकार से आपने देखा कि युवाला और डोलाइन वाला जो एरिया था वो अगर धस जाता है तो वहां पर आप देखते हो कि कार्स्ट खिड़की का निर्माण होता है। किसका निर्माण? कार्स्ट खिड़की। ये कुछ बातें की। फिर उसके बाद में हमने घाटी से संबंधित जिक्र किया था, और घाटी के अंदर आपने देखा था धस्ती निवेशिका की बात की। धस्ती निवेशिका यानी जिस सिंक बिंदु के ऊपर जहां पे पानी नीचे चला जा रहा था उसको हमने क्या बोला था? धस्ती निवेशिका। अब धस्ती निवेशिका के बाद में हमने दूसरा यहाँ पे बात की थी अंधी घाटी। क्या लिखा था? अंधी घाटी। अंधी घाटी के लिए हमने इस प्रकार से बताया था कि सिंक के ऊपर पानी नीचे चला जाता है तो आगे वाला ये जो भाग खाली रहता है उसको तो हम शुष्क, नदी का शुष्क तल कहते हैं। लेकिन जिस बिंदु के ऊपर, जिस सिंक के ऊपर, जिस छिद्र के ऊपर, जिस दरार कह दीजिए, वहां पर पानी जो नीचे जा रहा है ये मुख्य जो कार्य क्षेत्र होता है उससे नीचा हो जाता है, उसको हमने क्या बोला था? अंधी घाटी। क्या बोल दिया? अंधी घाटी। और इसी प्रकार से एक हमने नाम और बात कर ली कि जहां पर बारिश अधिक होती है वहां पर जो घाटी बनती है उसको हमने घोल घाटी का नाम दिया था। या कार्स्ट
घाटी की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में आपने देखा कि नेक्स्ट एक जो यहाँ की महत्वपूर्ण जो स्थलाकृति अगर बात करें तो हमने बात की थी हम्स। किसकी बात की? हम्स। उसके अलग अलग नाम कर लिए, लेकिन हम्स एज ए क्या है, चुनने वाले जो एरिया होते हैं वहां पर इस प्रकार की अगर कोई पहाड़ी जो बचती है, क्योंकि कठोर स्थलाकृति बच जाती है, आसपास का एरिया घुल जाता है या अपग्रसित हो जाता है, तो बीच में जो कठोर जो एक तरह से चट्टान बची है उसको हम क्या बोलते हैं? हम्स कहते हैं। तो ये इतनी बातें हमने इस टॉपिक के अंदर सीखी थी कि यानी अप्रदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। अब इस टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे वो हम करेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। तो हेडिंग लिख लीजिए, कार्स्ट निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। कार्स्ट निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। यहां पे आपके पास में कुछ अलग अलग हम नामों की बात करेंगे। स्पीलिओथेम, पहला शब्द लिखना है स्पीलिओथेम। अब समझना क्या चाह रहे हैं हम, ये कह सकते हो कि चुनने वाला जो एरिया है उसमें हमने कहा था कि महत्वपूर्ण स्थलाकृति के तौर पे हमने एक कंदरा की ओर बात की थी। यहां पे नाम भूल गए हम। कंदरा एक भूमि के अंदर रिक्त स्थान था, समझ गए ना आप? भूमि के अंदर क्या था? रिक्त स्थान, जिसका संबंध हमने बता दिया कि धरातल से है, यानी ऊपरी सतह से। अब उस रिक्त स्थान जो है, अब जमाव तो उस खाली जगह के अंदर ही कहीं न कहीं होगा। अब उसके अंदर आप यूं कह सकते हो कि भी जल एक तरह से वाष्पीकृत हो गया तो चुनना ही तो जमेगा। जैसे आपने घरों के अंदर कई बार देखा होगा कि हम जो चुनने से जो डिजाइन बनाते हैं उसमें अलग अलग आकृतियां सी बन जाती है ना, वो तो बनाते हैं। ऐसे ही प्रकृति निर्मित आपने देखा कि कोई जो कंदरा है, भूमि का जो रिक्त स्थान है, वहां पर जो पानी बह रहा था जिसके अंदर घुला हुआ चूना है, अब वो पानी किसी भी वजह से वाष्पीकृत हो रहा है या वो पानी सूख रहा है, तो उसके साथ में जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है, जो चूने की मात्रा है, वो कहीं ना कहीं तो जमेगा। और वो जो जमेगा तो उससे कोई न कोई स्थलाकृति बनेगी, समझ गए ना? वो स्थलाकृति आपकी ऐसे हो सकती है, जैसे आप ये मान लीजिए कि ये छत है, इसकी छत से पानी टपक रहा था, पानी कम हो गया, चूना टाइट हुआ, तो वो यहीं पे जमेगा कि नहीं जमेगा? ऐसा हो सकता है। या फिर पानी आप देख रहे हो कि उसमें जल की मात्रा अधिक थी और वो नीचे फर्श पे आकर के गिर रहा है और वहां से उसमें पानी कम हुआ, वाष्पीकृत हुआ, तो वो चूना धीरे धीरे यानी सतह से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो सकता है। ये दोनों परस्पर मिल सकते हैं। ये बड़े वाले जो हम बात कर रहे थे, जिसको स्टे लेगटाइट बोलेंगे, नीचे से जो बन रहा था उसको स्टे लेगमाइट बोलेंगे। फिर दोनों जहां पे मिल रहे थे उसको आप एक तरह से स्तंभ बोलेंगे। अब उनके साथ साथ में छोटे छोटे ऐसे और हो सकते हैं, डिजाइन आप बना सकते हो कि जैसे ये तो ऊपर से नीचे आया 1 फुट 2 फुट 3 फुट का ऐसा लंबा हो सकता है, वो साथ में आधे फुट के 2 फुट के 4 इंच के जैसे भी हैं, छोटी छोटी और आसपास में चुनना है वो जमा हो सकता है। या फिर वो चुनना जो है वो कोई धारी के रूप में जमा हो सकता है, लाइन के रूप में जमा हो सकता है। या फिर वो चुनना जो गुफा एक तरह से उसके मुंह के ऊपर आकर के वहां पे जमा हो सकता है ना। या फिर वो चुनना एक तरह से पूरे फर्श के ऊपर ऐसे फैल सकता है। तो कहने का मतलब ये जो अब हम नाम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो कहने का भावार्थ ये है कि चुनने का जमाव हुआ है, और चुनने का जमाव हुआ है तो वो आपको किसी न किसी स्वरूप के अंदर दिखेगा, किसी न किसी स्वरूप में। वो छत से लटकता हुआ, छत मतलब वहां पे कंदरा की छत है, तो कंदरा की छत से लटकता हुआ दिख सकता है, वो फर्श से लटकता हुआ दिख सकता है, वो उनके जो हम छत से वाले जो बात कर रहे थे उनके आसपास यानी तीखी तीखी आप यूं कह सकते हो सुई की जैसी आकृति के अंदर जमा हो सकता है। या फिर उसके मुख वाला जो हिस्सा है वहां पे जमा हो सकता है, या ये परस्पर मिल सकते हैं। ऐसी जो आकृतियां बनेंगी, यानी चुनने निर्मित क्षेत्र के अंदर कारस्थ निर्मित जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, वो सामूहिक रूप से उनको एक तरह से नाम क्या दे दिया? स्पीलिओथेम। क्या दे दिया? स्पीलिओथेम। यानी बाकी जो नाम ले रहे थे ना हम, जैसे स्टेलेक्टाइट की बात करेंगे, स्टेलेग्माइट की बात करेंगे, या फिर आप स्तंभ की बात करते हो, ड्रेप्स या क्रेटेन की बात करेंगे,
ग्लोबुलाइट की बात करेंगे, ग्लोबुमाइट की बात करेंगे। ये जो सारी हैं वो सभी प्रकार की जो निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियां हैं उसको हम किसके अंदर रखेंगे? स्पीलियोथम में। किस में रखेंगे? स्पीलियोथम में। यानी ये एक तरह से सामूहिक स्वरूप आप कह सकते हो। तो इसमें लिखना स्पीलियोथम में। चुन्ना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से या सम्मिलित रूप में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीलियोथम। तो हमने लिख दिया कि भाई बात तो आई गया, चुन्ना निर्मित क्षेत्र है ये तो बोल दिया, और वो जो कंदरा के अंदर जो स्थलाकृतियां मिल रही है, यानी सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित जो रूप है उसे आप क्या बोलेंगे? स्पीलियोथम। इसमें प्रमुख संगठक क्या होगा? कैल्साइट होगा। नीचे लिख देना, इसमें प्रमुख संगठक लिखें और लिख देना कैल्साइट। एक तरह से चुनना ही तो है, कैल्साइट होता है। हाँ बट ये तो खाली जगह पाई है। जमीन के अंदर जो खाली जगह रिक्त स्थान था उसको हमने कंदरा बोला था। अब खाली जगह ही नहीं है जमीन के अंदर, तो वहां पे तो जमाव ही नहीं हो सकता ना, तो वहीं पे तो बनेंगे। अब वो कमरों खाली है यदि, तो अब ये अगर बंद होगा तो इसमें कुछ रख थोड़ी सकते हैं अपने। खाली जगह होगी तो आप इसके ऊपर नीचे जैसे है वो रख लेंगे, तो ऐसे ही चुनने वाले। ट्रेवेंटाइन की अगर बात करते हैं, डैश करके लिखना, पट्टीदार कालकेरियस निक्षेप पट्टीदार कालकेरियस निक्षेप ऑब्लिक, अरबाता नहीं, ऑब्लिक धारीदार चुन्नेदार निक्षेप, धारीदार धारीदार चुन्नेदार निक्षेप। आप देखते हो ये कैलकेरियम मतलब कैल्शियम की मात्रा है, और इस प्रकार से उसमें ऐसे लाइनेसिक होते हैं, ऐसे यानी चुनने का जब जमाव होता है और वो काली धारियों के रूप में इस प्रकार से आपको जमा हुआ मिलता है। लिखा है ना, धारीदार चुन्नेदार या पट्टीदार, आप यूं कह सकते हो। कालकेरियम एक तरह से डार्कनेसिक, मतलब इस प्रकार से उसमें लाइनेसिक हो जाती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रेवेंटाइन। यानी धारीदार जो पट्टियां होंगी, कुछ ब्राउननेस हो सकती हैं, कुछ उसमें व्हाइटनेस, इस प्रकार से मिली जुली जो धारियां सी आपको बनी हुई मिलेंगी, उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रेवेंटाइन। क्या बोलेंगे? ट्रेवेंटाइन। अगले लिखनी है टूफा। नेक्स्ट नाम लिखना है टूफा या काल्प टूफा लिखा हो सकता है, काल्प
टूफा लिखा हो सकता है, डैश करके लिखना। आप यूं कह सकते हो कि जैसे जमीन के अंदर ये एक तरह से खाली जो जगह है जिसका प्रवेश द्वार यानी आपने देखा था कंदरा का भूमि के ऊपर है, तो इसके मुख के ऊपर ऐसे यहां पर मुंह के ऊपर आप यूं कह सकते हो जो चूना जो जमा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टूफा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टूफा। तो लिख देना कंदरा के मुख पर निक्षेपित कंदरा के मुख पर निक्षेपित ट्रेवंटाइन को क्या बोलते हैं रे? टूफा या काल्प टूफा। नेक्स्ट लिखनी है ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन इसमें लिखना शुष्क कंदराओं में शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूना युक्त निक्षेप को यानी अभी आप क्या कर रहे हो भाई? ये तो कॉमन नाम था सबके लिए, और जो नाम आएंगे ना अभी इतना ही को नहीं, अभी और हैं 5-7। स्पीलियोथम की बात की। स्पीलियोथम का मतलब आपने कह दिया कि उस कंदरा वाले एरिया के अंदर जो संपूर्ण जो निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियां पाई जाती है उसको सामूहिक रूप से आपने क्या बोल दिया? स्पीलियोथम। दूसरा शब्द दिया ट्रेवंटाइन। ट्रेवंटाइन आप याद करते हो तो बात तो ये तो लिखी जाएगी भाई, कार्स्ट वाला एरिया है तो इसका मतलब चुनना वाला एरिया तो है ही है। उस चुनने वाले एरिया के अंदर आप सिर्फ इस प्रकार से ध्यान रख लेना, ऐसे अगर धारियों के रूप में चुनने का अगर जमाव है लाइनर के रूप में तो उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रेवंटाइन। और वही ट्रेवंटाइन अगर आप यूं कह सकते हो वो चुनने वाला ऐसा जमाव उसके मुंह के ऊपर है तो क्या है? टूफा है। क्या है? टूफा। और अगला लिखा है ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन क्या होते हैं? एक तरह से स्टोन मतलब पत्थर टाइप का आप यूं कह सकते हो, जो जल टपक रहा था उसका मतलब एक तरह से चूना युक्त निक्षेप बन गया। वो ड्रिप स्टोन के आगे फिर अलग अलग प्रकारों की हम बात कर लेंगे। यानी ड्रिप स्टोन एक तरह से जमाव है, चुनने का ही जमाव है, उसमें अलग अलग नाम लिख लेंगे हम। तो इतनी बात तो आगे की समझ में। अब नेक्स्ट लिखना स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट माइट। एक में माइट है एक में टाइट है बट देख लियो किसी दियो है। अब टाइट होगा आपने ये याद रख लियो। अब ये छत है कंदरा के, आप यूं कह सकते हो। अब टाइट नहीं होगा तो वो चिपकेगा नहीं। तो ऐसे ड्रिप स्टोन की अभी बात कर रहे थे ना आप भाई, ड्रिप स्टोन के ही ये प्रकार है, एक तरह से आप यूं कह सकते हो ड्रिप स्टोन के ही हिस्से हैं। इस प्रकार से चुनना टाइट है तो ऐसे कंदरा की छत से फर्श की ओर लटकेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे?
स्टेलेक्टाइट। और अगर उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा था तो फिर वो कहां तक आ गया, फर्श तक आ गया। अब फर्श से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेलेक्माइट। भाई अब छत से पानी टपक रहा है, एक तो इसी छत से सूखना शुरू हो जाएगा तो चुनना वहीं से जमना शुरू हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ऊपर आधार मोटा होगा, ऐसे फिर आप यूं कह सकते हो ट्रायंगल शेप के अंदर से जमना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ऐसे हो सकता है कि पानी की मात्रा उस चूने में अगर थोड़ी सी ज्यादा होगी तो वो छत के ही चिपका नहीं रहेगा। अरे जी हाँ, मकान के माथे ये देखियो कई बार बारिश तेज आई ऊपरों पानी ज्यादा हो जो तो नीचे आ पड़े, और थोड़ी थोड़ी रिस है जब वो फिर वो बठी आसे पासे ही फैले रखे, फर्श के ऊपर नहीं गिरता है ना। वैसे ही क्या होगा कि उस कंदरा की छत से अगर वो जल की थोड़ी मात्रा ज्यादा थी तो एक तरह से वो कहां तक पहुंच गया, फर्श तक टपक गया। भाई चुन्ना तो उसमें है, अब वहां पर जो चुन्ना नीचे धीरे 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 जम रहा है, इसका मतलब फर्श से ऊपर की तरफ जो चुन्ना जमा होगा, जो ड्रिपस्टोन जमा होगा, उसे ड्रिपस्टोन तो क्या था, एक निक्षेप है, यानी चुनने वाले निक्षेप हैं। अब वो ऊपर से जमा हो सकता है, वो नीचे से जमा हो सकता है, यानी वो छत से जमा हो सकता है, वो फर्श से जमा हो सकता है। अब अपन दोनों मुंह एक नाम याद रख लियो, टाइट आरो याद रख लियो। इसका मतलब चुनना वहां पे टाइट था इसीलिए छत से जमा है, तो इसका मतलब माइट कहां से जमेगा, फर्श से। ये आपका फर्श की बात की है, ये आपकी क्या है, छत की बात की है। आगे लिख दीजिए इनमें दोनों में, स्टेलेक्टाइट के आगे लिखना कंदरा की छत से, कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को, कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को छत से लटकता ड्रिप स्टोन तो क्या कहलाएगा, स्टेलेक्टाइट। और दूसरा ये जो स्टेलेक्माइट लिखा है इसके आगे लिखना कंदरा के फर्श से कंदरा फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिपस्टोन, और बढ़ते ड्रिपस्टोन। कंदरा फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते। अब ड्रिपस्टोन 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 तो अभी किसको बोल रहे थे, इसी शब्द की बात कर रहे हैं आगे आप देखो। स्पीलियोथम के अंदर तो ये सारे आएंगे, समझ गए ना। और ड्रिपस्टोन के अंदर आप देख रहे हो स्टेलेक्टाइट भी आ रहा है, स्टेलेक्माइट आ रहा है, यानी चुन्ना जब छत से टपकते हुए चिपकेगा तो उसको तो हम बोल देंगे स्टेलेक्टाइट। और फर्श से ऊपर की ओर अगर उठ रहा है तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे, उस ड्रिपस्टोन को स्टेलेक्माइट। आगे लिखना है कंदरा स्तंभ, तीसरा नाम लिखना है कंदरा स्तंभ। अभी आपने देखा कंदरा स्तंभ किसको बोलेंगे कि भाई ये फर्श से इस प्रकार से स्टेलेक्माइट जा रहा था ऊपर की तरफ, ये जो ड्रिपस्टोन था। और दूसरा आपने देखा कि कंदरा की जो छत थी उस छत से ऐसे स्टेलेक्टाइट आ रहा था, ये दोनों मिल गए तो उसको आप क्या बोल देंगे, कंदरा स्तंभ। समझ गए ना, लिख देना स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट।
इनके परस्पर मिलने से ही तो होगा। स्टेलेक्टाइट व स्टेलेगमाइट को मिलने से निर्मित स्तंभ। अगला लिखना, ड्रेप्स या कर्टेन। ड्रेप्स या कर्टेन। एक मिनट देख लीजिए, ये कंदरा की छत है। क्या है? कंदरा की छत। और इस कंदरा की छत से ऐसे जो सुई होती है ना, पतले पतले ऐसे, बिल्कुल कंदरा की छत से सुई के आकार के जो चुनने के निक्षेप होंगे उसको आप क्या बोलते हो? ड्रेप्स या कर्टेन। बोले इसे पूछे के बिल्कुल ऐ बनावे जब ऐ पूछे। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये दो शब्द हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। पहले तो ये पूछे गए हैं। हाँ, फ्रीज में थे लटकेड़ा, देखो बस बेबी है। हाँ, बेरो थनसो है तो ये मेरी परीक्षा लो। ड्रेप्स या कर्टेन आगे लिख देना। कंदरा की छत से सुई के आकार के, सुई के आकार के लटकते ड्रिपस्टोन। अब कई तो बार बार आ रही है वो ड्रिपस्टोन। ड्रिपस्टोन क्यों आवा है? अरे ड्रिपस्टोन को मतलब है चुनने को निक्षेप। ये है। अब वो चुनने को निक्षेप थे, देखो स्तंभ आकार में लटकाओ छातू कंदरा की, जब तो मैंने बोल दियो स्टेलेक्टाइट। फर्श से ऊपर की तरफ उठ रहा था स्तंभ आकार में, तो उसको आपने बोल दिया स्टेलेगमाइट। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट परस्पर मिल गए तो उसको आपने बोल दिया कंदरा स्तंभ। फिर आपने देखा कि कंदरा की छत से सुई के आकार के पतले पतले और स्तंभ नहीं बन रहे थे, तो उसको आपने बोल दिया ड्रेप्स या कर्टेन। हैं तो ये सारे क्या? ड्रिपस्टोन है। हाँ, तो टपक टपक के ही बनेगा। पानी सूख गयो, चुन्नो जम गयो, ठीक है नी। ये कह दूं है, कोई नहीं, छोटा ही नाम है। हेलिकटाइट, लिख ले, छोटा सा ही नाम है। हेलिकटाइट है। ये क्या है? है अब देखो, इनमें आप पीछे पढ़ के आए थे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। यहां पे लिखा है हेलिकटाइट और हेलिकमाइट। जो स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेक्टाइट हमने बोला था ये कंदरा की छत है, और कंदरा की छत से इस प्रकार से जो स्तंभ आकार की जो आकृति बन रही थी उसको हमने बोला था स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट। अब इस स्टेलेक्टाइट के आसपास अगर ड्रिपस्टोन जम जाते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? हेलिकटाइट। समझ गए ना भाई? कंदरा की छत से क्या लटक रहा था? स्टेलेक्टाइट। अब स्टेलेक्टाइट यानी जो एक स्तंभ आकार की थी, उसके पास में छोटे छोटे और भी तो जमाव हो सकते हैं।
भाई जो सुई के आकार के थे उसको तो आपने क्या बोल दिया, ड्रिप्स या कर्टेन। अब इसके आसपास ऐसे ही छोटे छोटे स्तंभ से और आपके दिखेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, हेलिक्टाइट। तो आप यूं कह सकते हो कंदरा के आसपास, इस स्टेलेक्टाइट के आसपास ऐसे ऐसे बना देना, स्टेलेक्टाइट के आसपास निर्मित ड्रिपस्टोन, स्टेलेक्टाइट के आसपास निर्मित, अब फिर नाम तो सारा ही ड्रिपस्टोन ही है, कई तो ड्रिपस्टोन ले बैठे हो। अब ये क्या है फिर दूसरा, हेलिकमाइट क्या होगा, किसके आसपास, स्टेलेग्माइट के आसपास जब ड्रिपस्टोन जमा होंगे, जैसे ये आपकी स्टेलेग्माइट है, ऐसे ही है ना, और इसके आसपास अगर ऐसे ड्रिपस्टोन जमा हो रहे हैं, क्योंकि ये तो छत की तरफ ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही यदि ड्रिपस्टोन जमा हो रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, हेलिकमाइट, लिख लीजिए, स्टेलेग्माइट के आसपास निर्मित ड्रिपस्टोन। स्टेलेग्माइट के आसपास निर्मित ड्रिपस्टोन। दोहरा तो कोनी है, अगला लिखना है ग्लोबुलाइट। गुरु जी कितना को रहे हैं, थोड़ा ही, हाँ, ग्लोबुलाइट। ऐसे गोलाकार संरचना वाले स्टेलेक्टाइट जो होते हैं, या स्टेलेक्टाइट का आप छोटा जो अभी बात कर रहे थे उसके आसपास जो एक तरह से हेलिक्टाइट, यानी गोलाकार जो हेलिक्टाइट एक तरह से जमा हो जाते हैं, ये तो गोलाकार नहीं थे, यानी ट्रायंगल शेप के थे, तो हमने क्या बोला था, हेलिक्टाइट। जब गोलाकार स्वरूप में होंगे तो उसको आप क्या बोल देंगे, ग्लोबुलाइट। तो लिखना गोलाकार संरचना वाले गोलाकार संरचना वाले गोलाकार संरचना वाले हेलिक्टाइट क्या कहलाएंगे, ग्लोबुलाइट। अगला नाम लिखना फ्लोस्टोन। इसमें लिखना है फर्श पर रिश्ते जल, ये कंदरा का एक तरह से फर्श है, इसके ऊपर जो जल का रिसाव होकर के आया है वो, और ऊपर से आप यूं कह रहे हो इस प्रकार से जो टपकता हुआ जल था उसके कारण निक्षेप से जो स्थलाकृति यानी फ्लो एक तरह से पानी प्रवाहित सा ही तो हो रहा है रिस करके, और एक वो स्टोन के रूप में यानी जमा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो स्टोन। तो लिख देना इसमें फर्श पर रिश्ते जल, फर्श पर है
रिश्ते जल परस्पर रिश्ते जल तथा हेलिकटाइट से निकलने वाले टाइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर निक्षेप, कंदरा की फर्श पर निक्षेप, समझ गए ना? किसके ऊपर निक्षेप की बात कर रहे हैं? फर्श के ऊपर, यानी कंदरा की फर्श पर निक्षेप। कौन सा हुआ? यानी एक तो फर्श पर है जो रिसा हुआ जल आया था वो, और दूसरा आपने देखा हेलिकटाइट से निकलने वाला जल। हेलिकटाइट मतलब जो स्टेलेक्टाइट के आसपास यानी छोटे छोटे जो भाग थे वहां से अगर जल जो टपक गया रिस करके नीचे आ गया, अब उससे कुछ चूना वहां पे फर्श के ऊपर जमा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोस्टोन। क्या बोलेंगे? फ्लोस्टोन। एक नाम और लिख लेना, कैलिस। कैलिस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा सतह पर चूना जम जाता है। यानी इस प्रकार से सतह के ऊपर कहीं पर चूना इस प्रकार से जमा हुआ है अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर, तो उसको आप क्या बोल देंगे? कैलिस। हमने सबसे पहले ये देखा स्पीलियोथम। स्पीलियोथम इसका मतलब सारे संपूर्ण आप यूं कह सकते हो, यानी सभी चूना निक्षेप, इसको ही किया था। अब जो भी बात पढ़ेंगे वो इसका मतलब वो स्पीलियोथम के अंदर आ रही है। हमने ये शब्द पढ़े एक साइड के अंदर, ट्रेवनटाइन। ट्रेवनटाइन आपने पढ़ा तो इसका मतलब ये था ऐसे धारीदार रूप के अंदर जब चूने का जमाव हुआ था उसको हमने क्या बोला? ट्रेवनटाइन। दूसरा शब्द हमने यहां पे पढ़ा था टूफा। क्या पढ़ा? टूफा। टूफा, और टूफा आपने इस प्रकार से बता दिया कि ये जो कंदरा थे, कंदरा के जो मुंह था उसके ऊपर कैलकेरियम या ट्रेवनटाइन जो थे उनके जो जमाव होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? टूफा बोल देंगे। यानी इसके मुंह के ऊपर यहां पर इस प्रकार से जो चूने के जमाव थे उसको हमने क्या बोला? टूफा। यही तो बोला, कंदरा के मुंह पर निक्षेपित है ट्रेवनटाइन। ये जो ट्रेवनटाइन ऐसी जो थी वो कंदरा के मुंह के ऊपर अगर जमा हो गया तो उसको हमने टूफा या काल्प टूफा बोल दिया। फिर उसके बाद में हमने ये स्पीलियोथम के अंदर ये भी आए थे। स्पीलियोथम में अब जो सबसे बड़ा जो हमारे सामने नाम शब्द आ रहा है वो है ड्रिपस्टोन। क्या आएगा? आपने देखा ड्रिप स्टोन।
ड्रिपस्टोन का अगर सीधे अर्थों में बात करें तो ये क्या है? चूना निक्षेप। अब वो तो है ही, कभी कारस्ट क्षेत्रों के अंदर, कंदरा के अंदर जो चूना के निक्षेप पाए जाते हैं उनको हमें ड्रिपस्टोन कहते हैं। अब ये ड्रिपस्टोन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे ड्रिपस्टोन के अंदर हमने देखा कि ऐसे ये कंदरा की छत है और इस छत से ऐसे स्तंभ के रूप में जमा हुआ, उसको हमने क्या बोला है? स्टेलेक्टाइट। क्या बोल दिया? स्टेलेक्टाइट, ये शब्द का। दूसरा हमने इस प्रकार से बात की कि ये जो आपका कंदरा की जो फर्श है ऐसे ऐसे, उसको हमने क्या बोला? स्टेलेग्माइट। क्या बोला? स्टेलेग्माइट, यही तो दिया। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, तो उसको हमने बोला था कंदरा स्तंभ। यही बात की। अब हमने एक शब्द ऐसे किया कि भाई इसके आसपास, जैसे ये कंदरा की छत थी और यहां पर पहले से आपने देखा ये स्टेलेक्टाइट है और स्टेलेक्टाइट के आसपास ऐसे और अगर ड्रिपस्टोन जमा होते हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? हैं? हेलिक्टाइट। क्या बोल देंगे? हेलिक्टाइट। और अगर स्टेलेग्माइट जो है ऐसे, ये स्टेलेग्माइट है। अब स्टेलेग्माइट के आसपास अगर ऐसे ड्रिपस्टोन जमा हो जाते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? हैं? ये हेलिक्टाइट था तो वहां पे हम क्या लिख दें? हेलिकमाइट। हेलिकमाइट कर देंगे। आगे ना समझो। अब हमने एक बात और की, हेलिक्टाइट की बात कर ली, हेलिकमाइट की कर दी। अब हमने ये कहा था कि अगर ये हेलिक्टाइट जो है वो गोलाकार स्वरूप में हो, किस में हो? गोलाकार, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ग्लोबुलाइट। भाई अगर ये यहां पे इसको आप देख रहे हो, ये ऐसे हो ऐसे, तो आपने क्या बता देंगे? हेलिक्टाइट किस स्वरूप में? गोलाकार, तो इसको हमने बोल दिया ग्लोबुलाइट कह दिया। एक हमने यहां पे और किया कि अगर ये जो कंदरा की छत से टपकने वाला जो ड्रिपस्टोन था वो सुई के आकार का हो। किसके आकार का हो? सुई के आकार का, ऐसे, यानी इस प्रकार से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेप्स या कर्टेन। ड्रेप्स या कर्टेन। इतने ही शब्द तो किए है। ये सारे के सारे ये ड्रिपस्टोन के ही हिस्से हैं। फ्लोराइट हमने किया तो वो एक तरह से आपने इस प्रकार से देख लिया, कंदरा की जो फर्श थी, सतह थी, उसके ऊपर, उसको हमने क्या बोला था? फ्लोराइट की बात कर लेंगे। और कैलिस आपने बता दिया कि भी जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र थे वहां पे जो चूने के जो निक्षेप पाए जाते हैं सतह के ऊपर, उसमें कैलिस। बस इतना याद आ जाए, पीछे लिखेड़ते हैं और कहीं को नहीं। चूने के संपूर्ण निक्षेप जो है उसको स्पीलियोथम बोल दिया। धारीदार रूप में होंगे उसको ट्रेवेंटाइन, और वो मुख के ऊपर अगर धारी सी होगी तो टूफा की बात कर लेंगे। कंदरा की छत से जो स्तंभ हो रहा है उसको टाइट है, मतलब ये ध्यान रखना है, तो स्टेलेक्टाइट। अब स्टेलेक्टाइट के आसपास ही दूसरा आप और देख लीजिए, छोटे छोटे होते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? हैं? हेलिक्टाइट बोल देंगे। इसी प्रकार से स्टेलेग्माइट फर्श से ऊपर उठा स्तंभ है और उसके आसपास छोटे छोटे होंगे तो उसको आप क्या बोलें? हेलिग्माइट। अगर
हेलिक्टाइट जो है वो गोलाकार स्वरूप में पाई जाती है तो उसको क्या बोले? ग्लोबुलाइट। और आपने कह दिया कि वो सुई के आकार का पाया जाता है तो उसको आप क्या बोल देंगे? ड्रेप्स या कर्टेन। रह जाएगा कि याद? ये तो ही आवेगवाम ऑपरेशन कार्स्ट अप्रदन चक्र। कार्स्ट अप्रदन यानी जिस प्रकार से नदी का अप्रदन चक्र होता है उसी प्रकार से भूमिगत जल के द्वारा यानी जो कार्स्ट कलाकृतियां बनाई जाती है उनका भी एक अप्रदन चक्र होता है, साइकिल होता है। उसके बारे में सर्वप्रथम 1911 में सर्वप्रथम कार्स्ट अप्रदन चक्र जो दिया वो डैश करके लिख लेना, JW बेदी। आता है ना कार्स्ट अप्रदन चक्र, किसने दिया? JW बेदी ने। इसने 3 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई? इसके अकॉर्डिंग अप्रदन चक्र की, कार्स्ट अप्रदन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था लिखना तरुणा अवस्था, जो युवा अवस्था एक तरह से होती है, तरुणा अवस्था। इसमें मुख्यतः आप यूं कह सकते हो लेपीज, लेपीज, विलियन रंदर, डोलाइन, ये स्वरूप पढ़ते हैं। ये नाम पढ़ के आए थे ना हम पीछे। लेपीज यानी एक तरह से ऊबड़ खाबड़ सी सतह हो गई जिसके ऊपर नंगे पैर चलना यानी कठिन था। विलियन रंदर आपने देखा, पहले घोल छिद्र बने, फिर घोल रंध्र बने, फिर विलियन रंध्र बने। ये सारी प्रारंभिक अवस्था की हैं यानी तरुणावस्था की हैं। फिर उसके बाद में दूसरी आप देखोगे 2 नंबर लगा के यहां पे लिखना प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ा अवस्था, प्रौढ़ावस्था में देखते हो तो खासतौर से कंदरा, कोलजे, कार्स्ट खिड़की, कार्स्ट खिड़की, अंधी घाटी, ये प्रौढ़ावस्था के दौरान बनेंगे। नेक्स्ट तीसरी लिखेंगे जीर्णावस्था, जिसमें हम्स यानी हमने कहा था ना अंत में जो एक तरह से पहाड़ी सी बस्ती है, समझिए ना, उसको हमने क्या बोला था? हम्स बोला था। भाई आसपास के जो चुनने वाले थे वो पिघल गए, यही बात आपके बचा है। ये पीछे एक पेपर में आया था, शायद इसी बार वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। उसमें ऐसे दिया था कि हम्स निम्नलिखित में से कार्स्ट अप्रदन चक्र की जीर्ण अवस्था से संबंधित स्थल रूप या स्थलाकृति कौन सी है? तो कौन सी है? हम्स है। ये आया था ऐसे, समझ गए ना। जैसे नदी के अंदर हम कर रहे थे ना भी, आपने देखा कि वी आकार की घाटी की बात की, गोरज की बात की, कैनियन की बात की, जलप्रपात की बात की, क्षिप्रिकाओं की बात की, वो हमने बताए थे नदी की युवा अवस्था के अंदर हैं, किए थे ना। ऐसे आप जलोढ़, पंख जलोढ़, संकुन के बारे में प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे थे। फिर हमने बात की थी अंत में जाकर के जैसे डेल्टा वगैरह हैं वो कौन सी अवस्था के थे? वृद्धावस्था के। तो यहां पर भी 2 प्रश्न बनते हैं बेहतर कि कार्स्ट अप्रदन चक्र के बारे में सर्वप्रथम 1911 में बताया। किसने बताया? JW बेदी ने बताया। ये बहुत बार पूछा गया है। और अब उसमें आगे जाकर के कि भी उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? तो 3 अवस्थाएं बताई। लेपीज, विलियम रंदर और डोलाइन, ये किस में कर देंगे? तरुणावस्था में। फिर उसके बाद में आप पोलजे, कंदरा और कार्स्ट खिड़की वगैरह ये किस में करेंगे? प्रौढ़ावस्था में। और हम्स वगैरह जो स्थलाकृति है वो किस में कर देंगे? जीर्णावस्था में। नेक्स्ट लिखना है इसमें, यानी इसके बारे में जो अप्रदन चक्र के बारे में 1918 में, फिर ये तो 1911 की बात है, 1918 लिख के लिखना। अप्रदन चक्र जो आपने लिख रखा 1918, स्विजिक,
कारस्ट अप्रदन चक्र के बारे में 1918 में किसने बताया? स्विजिक ने। और स्विजिक ने जो बताया था सैंडर्स के अनुसार कि स्विजिक ने कारस्ट अप्रदन चक्र की 4 अवस्थाएं बताई, ये बात बता कौन रहा है? सैंडर्स। तो नीचे लिख देना, प्रश्न ऐसे ही आएगा यहां से अगर आता है तो। सैंडर्स के अनुसार स्विजिक ने कारस्ट अप्रदन चक्र की 4 अवस्थाएं बताई। सैंडर्स के अनुसार स्विजिक ने कारस्ट अप्रदन चक्र की 4 अवस्थाएं बताई। तो आपसे पूछा जा सकता है सैंडर्स के अनुसार स्विजिक ने कारस्ट अप्रदन चक्र की कितनी अवस्थाएं, जैसे विधि ने कितनी बताई थी? 3 ही बताई थी, और इसने कितनी बताई है? 4। तो 4 बताई है, तो 3 तो नाम आपके वो ही आ जाएंगे सेम, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। 1 नंबर लिख के लिखना तरुणावस्था, 2 नंबर पे लिखना प्रौढ़ावस्था, और 3 नंबर पे यहां पे लिखेंगे प्रौढ़ावस्था का ही दूसरा भाग कर दिया, अंतिम प्रौढ़ावस्था। क्या लिखेंगे? अंतिम प्रौढ़ावस्था। और चौथा आप लिख दीजिए जीर्णावस्था। आगे समझ में? यानी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और 10-15 इसके अंदर हमने कुछ शब्दों की बात की। कारस्ट वाला एरिया है, इसका मतलब चुनने से संबंधित आप बात कर रहे हो, चुनने वाले एरिया की। नामकरण के संबंध में हमने बात कर दी, पूर्ववर्ती जो यूगोस्लाविया था वहाँ का जो एड्रियाटिक सागर के तट के ऊपर चुनने वाले जो एरिया थे उसके आधार पर नामकरण किया गया। और फिर हमने बात की कि ऐसी स्थलाकृतियां कहाँ पे बनेंगी। एक तो वो शुद्ध लाइमस्टोन यानी चुनने वाला एरिया होना चाहिए, दूसरा आपने कह दिया कि वहां पर उसमें दरार या संधियां होनी चाहिए, फिर तीसरी उसमें हमने कहा कि सामान्य या पर्याप्त उसमें वर्षा होनी चाहिए। कारस्ट क्षेत्रों के अंदर 2 प्रकार की स्थलाकृतियां मिलेंगी, एक अप्रदनात्मक और दूसरी निक्षेपणात्मक। अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों के जो निर्माण होता है उसके अंदर हमने बात की थी घुलन क्रिया के कारण सबसे महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद में आपने बात कर दी थी जल गति की, फिर अपघर्षण और शनि घर्षण की बात की। फिर हमने कहा कि उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनेगी। तो अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों के अंदर ये सारे नाम आपने किए थे, जैसे अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों के अंदर हमने जो नाम किए थे कौन कौन से किए थे? सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे थे, उनको हमने क्या बोला था? घोल है, घोल छिद्र की बात कर ली। फिर उसके बाद में थोड़े से इस प्रकार से बड़े हो रहे थे, उसको हमने घोल है। रंध्र की बात कर ली, फिर उससे बड़े हो रहे थे, उसको विलियम रंध्र की बात कर ली। फिर उसके बाद में हमने इससे बड़ा जो स्वरूप था एक तरह से उसको डोलाइन की बात की थी। फिर उससे बड़ा जो है उसको हमने क्या बोल दिया? युवाला बोला था। उससे बड़ा एक तरह से था उसको हमने पोलजे बोला था। ये था ना। इससे पहले 2 छोटे छोटे नाम आपने और किए थे, एक तो टेरारोसा की बात की थी और एक हमने लेपिज की बात की थी। लेपिज के उपनाम जो थे वो बार बार पूछे जा रहे थे। ये आ गए, ये सारे जो घोल रंध्र से संबंधित भाग थे। फिर इसके अंदर हमने आगे देखा था घाटी से संबंधित भागों की बात कर रहे थे। तो घाटी से संबंधित आपने धस्ती निवेशिका की बात की, ये तो किया धस्ती निवेशिका। फिर उसके बाद में हमने देखा अंधी घाटी की बात कर ली, और फिर उसके बाद में हमने जो एक तरह से घोल घाटी कहा था उसको, जैसे बारिश अधिक होती है तो जो बनती है, तो ये घाटी से संबंधित स्वरूपों की बात की। फिर अप्रदनात्मक के अंदर आपने
कार्स्ट खिड़की की बात कर ली, सॉरी कार्स्ट है घाटी जिसको आप बोल रहे हो, कार्स्ट खिड़की तो इनके अंदर आ जाएगी। और एक अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण यानी छोटी सी जो स्थलाकृति एक तरह से बच रही थी उसको हमने बोला था हम्स। ये सारी की सारी यानी एक तरह से अप्रदनात्मक स्थलाकृतियों की बात की। और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के अंदर अभी हमने ये सारे देखे थे कि भी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के अंदर स्पिलियोथम मुख्यतः जो चूने का जो जमाव होता है उसको हम स्पिलियोथम बोल रहे थे। और अब ये देखना है, मतलब थोड़ा सा यूं नहीं रटना कि भाई देख लिया आपने ये मान लिया कि अब आपने कहीं चुन्ना और एरियो को नहीं अपन टिब्बा तो दिखे उसकी तो हम कल्पना कर सकते हैं। आप ये मानना कि एक गुफा थी और वहां पे चुनना है तो वो चुना किसी न किसी स्वरूप के अंदर जमा होगा। तो वो सारे जो स्वरूप आपने अलग अलग डिजाइन जो बनाए हैं वहां पे उन सबको तो हमने क्या बोल दिया स्पिलियोथम। वो डिजाइन आपके ऐसे धारीदार से हो सकते हैं, जैसे हम घरों के अंदर पीयूपी वगैरह करवाते हैं तो जो चुनने से वो अलग अलग डिजाइन बनाता है, वैसे ही आप मान लीजिए कि यहाँ पे प्रकृति जो डिजाइन बना रही है उन समस्त डिजाइनों को तो आपने स्पिलियोथम बोल दिया। और अगर ऐसे धारी धारी से आप बना रहे हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रेवंटाइन बोल देंगे। और वो ऐसी धारियां सी उसके मुंह के ऊपर अगर जमा हो जाएंगी। कंदरा, कंदरा एक भूमि के अंदर रिक्त स्थान है और कुछ नहीं है। कंदरा एक भूमि के अंदर क्या है, रिक्त स्थान। कंदरा, हालांकि इसके अंदर हम शब्द भूल गए नाम लिखना कि भाई ये जो थी यहां पे आ जाएगा आपका कंदरा यानी भूमि के अंदर रिक्त स्थान था। अप्रदनात्मक जो स्थलाकृति की बात कर रहे थे। अब उसके मुंह के ऊपर था उसको हमने टूफा की बात कर ली। फिर हमने देखा कि स्तंभ के रूप में यानी कंदरा की छत से ऐसे नीचे आ रहा है तो उसको हमने बोल दिया स्टेलेक्टाइट बोल दिया। ऊपर की तरफ जा रहा है स्टेलेग्माइट, दोनों अगर मिल गए तो उसको हमने बोल दिया स्तंभ की बात कर ली। अगर वो सुई के आकार में है तो उसको हमने क्या बोलेंगे, हैं ड्रिप्स या क्रेटेन बोल देंगे। और वो अगर स्टेलेक्टाइट के आसपास में अगर जमा हो गए तो उसको क्या बोलें, हेलेक्टाइट। और स्टेलेग्माइट के आसपास जमा हो गए तो हेलिमाइट। और अगर वो हेलिमाइट के जो हैं वो अगर गोलाकार स्वरूप में हो गए तो उसको हम क्या बोल देंगे, हैं ग्लोबुलाइट। बस इतने से ही शब्द थे। धन्यवाद।